बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, जिनमें आज सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 59 हम पढ़ेंगे। 59 सेक्शन जो है ये कहता है टैक्स पेड ऑन स्टॉक अक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन। के बाज़ औक़ात हम स्टॉक ले लेते हैं, हम प्लान कर रहे हैं, फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो उस सूरत में वो क्या कहता है कि उस स्टॉक को ज़ाहिर है जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो स्टॉक आप सेल करेंगे और उस पर टैक्स पे करेंगे। तो क्या उसका इनपुट अवेलेबल होता है और इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं? तो जी, लॉ ये कहता है कि अगर आप कुछ गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि 1 महीना पहले उसकी हो और अनवाइस अंडर सेक्शन 23 आपके पास अनवाइस हो और 30 डेज बिफोर द एप्लीकेशन आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए देनी है या आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि जब आपने एप्लीकेशन देनी है या जब आप वॉलंटरली रजिस्टर्ड हो रहे हैं उस दिन गुड्स वो जो है अनकंज्यूम्ड हों, वो आपके पास स्टॉक पड़ा हो जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपने बेचना है, जिस पे टैक्स पे करना है। तो इसलिए ये बिफोर रजिस्ट्रेशन जो है आपको इनपुट टैक्स उसका अलाउ होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं और आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो वो गुड्स जो हैं आपने 90 डेज बिफोर, लोकल के लिए तो 1 मंथ है, लेकिन अगर इंपोर्टेड गुड्स हैं और उसके लिए 3 मंथ हैं तो उसमें आपके पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। आपके पास बिल ऑफ एंट्री है और आप जिस दिन एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरली आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं उस दिन वो स्टॉक आपके पास अनकंज्यूम्ड पड़ा हो जो आपने इंपोर्ट किया है, तो उस पे जो इनपुट टैक्स है वो आपको इनपुट टैक्स क्लेम आप कर सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 59। सेक्शन 60 है पावर टू डिलीवर सर्टन गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कि कुछ गुड्स जो हैं आप, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ गुड्स जो हैं उन पे आप टैक्स के बगैर जो है टैक्स पे किए बगैर आप डिलीवर कर सकते हैं। तो सेक्शन 60 है वो कौन सी गुड्स हैं जिसमें कुछ कंडीशंस, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन है कि फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और क्लास ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स पेएबल देयर ऑन। तो इसमें रीजंस क्या हो सकती हैं? एक तो रीज़न ये होती है कि रजिस्टर्ड इंपोर्टर जो है वो गुड्स जो इंपोर्ट कर रहा है टेम्परेरली वो फॉर री एक्सपोर्टेशन के लिए कर रहा है, कि गुड्स वो इंपोर्ट तो कर रहा है लेकिन उन गुड्स को फिर एक्सपोर्ट करेगा, तो उन पे जो है वो सेल्स टैक्स उस वक्त नहीं लिया जाएगा। ये जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टैक्सेशन सेल टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वो हम अपनी आवाम से सिर्फ ले सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन से। जब एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे किसी मुल्क में जाएगी तो उसमें उससे आप टैक्स नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो अगर इंपोर्ट करता और जब एक्सपोर्ट करता तो उसे रिफ़ंड देना है, तो फिर ये एक सिनेरियो बन जाता है कि पहले टैक्स पे करेगा फिर रिफ़ंड लेगा तो उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपोर्टर जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, जिसको हम DTRE भी कहते हैं, वो कस्टम्स के पास है, ड्यूटी एंड टैक्सेस रिमिशन। तो वो जो गुड्स हैं एक्सपोर्ट होनी है उन पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। या फिर ऐसा है कोई जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है कि उसने क्या करना है, कुछ गुड रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, वो रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट करेगा तो उस पे वो फिर ज़ाहिर है इंपोर्ट स्टेज पे टैक्सेस वगैरह देने होते हैं, वो उसको अलाउ है कि वो ना दे बशर्ते कि वो चीज़ें दोबारा एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह से ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं दिए जाते। इसी तरह 61 है जो कि रीपेमेंट ऑफ टैक्सेस इन सर्टन केसेस, रीपेमेंट की जाती है, रिफ़ंड दे दिया जाता है। किन लोगों को रिफ़ंड दे दिया जाता है कि कुछ सर्टन उसमें लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑथोराइज द रीपेमेंट ऑफ द होल आर पार्ट, कुछ पार्ट दे सकता है या टोटल दी जा सकती है, ऑफ एनी गुड्स सच क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन एट इट में डिटर्मन विच हैव बीन यूज्ड इन, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं, प्रोसेसिंग में होती हैं, रिपेयर एंड रीफिटिंग इन द पाकिस्तान गुड्स सच क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसी को
दी जा सकती है उनके पार्ट्स पे, तो रिफ़ंड दिया जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 61A है जिसमें रीपेमेंट ऑफ टैक्सेस पर्सन रजिस्टर्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है और वो कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उनको भी रीपेमेंट कर दी जाती है कि जो उसने टैक्सेस पाकिस्तान में पे किए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर्ड है, तो कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन के बाद पेमेंट होल आर पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान बाई अ पर्सन रजिस्टर्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आर एंगेज इन मेकिंग अ ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो में होगा तो उसको भी वो दे दिया जाएगा। इसी तरह 62 है ड्राबैक अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट। ये वही बात है कि जब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उस पे जो सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स पाकिस्तान में पे किया जाता है वो सारा जो है वो रिफ़ंड मिल जाता है। तो अब जब भी री एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो लोकल परचेज़ कर रहे हैं, तो उस पर बाज़ औक़ात उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है, नहीं लिया जाता या उसका रिफ़ंड दे दिया जाता है। तो इसी तरह जो गुड्स अगर आप कर रहे हैं विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान फॉर किस पर्पज़ के लिए कि उसमें जो टैक्स आपने पे किया इंपोर्टेशन स्टेज पे आर री एक्सपोर्टेड और वो एक्सपोर्ट कर दी गई आउटसाइड द पाकिस्तान, सच गुड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड 7/8 ऑफ सच टैक्स शेल एक्सपेक्ट ऑफ अदरवाइज हेयर इन प्रोवाइडेड बी रीपेड एज ए ड्राबैक, तो उसको ड्राबैक की शक्ल में उसको ड्यूटी ड्राबैक की शक्ल में, रिफ़ंड की शक्ल में दे दिया जाता है। एक्सपेक्ट अदरवाइज हेयर वाई प्रोवाइडेड द रैपिड ड्राबैक एंड प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट में अगर उसकी प्रोविजन है रिलेटिव टू ड्राबैक कस्टम ड्यूटीज़ शेल सो फार एज मे अप्लाई ऑफ सच टैक्स एंड दे आर अप्लाइड फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इसमें एक प्रोवाइजो है, नो सच ड्राबैक शेल बी रीपेड अनलेस द री एक्सपोर्ट इज़ मेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर, कि अगर विद इन 2 ईयर वो चीज़ जिस पे ड्राबैक मिलना है वो एक्सपोर्ट की थी, उस टैक्स पे ड्राबैक मिलना है तो वो उसको विद इन 2 ईयर री एक्सपोर्ट करनी होगी फ्राम द डेट ऑफ इम्पोर्टेशन, जो कि कस्टम्स के रिकॉर्ड में इम्पोर्टेशन होगी उस डेट के विद इन 2 ईयर वो एक्सपोर्ट करेगा तो देन उसको ड्राबैक दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एक और प्रोवाइज़ो है कि बोर्ड में ऑन सफिशेंट केस बीइंग शोन इन एनी केस एक्सटेंड द पीरियड फॉर फर्दर, कि कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें ज़्यादा टाइम पीरियड लगता हो उसको एक्सपोर्ट करने में, तो बोर्ड जो है उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर सकता है। इसी तरह सेक्शन 63 है ड्राबैक ऑन द गुड्स टेकन इनटू यूज़ बिटवीन इम्पोर्टेशन एंड री एक्सपोर्टेशन, के जो गुड्स यूज़ होती हैं फॉर इंपोर्ट में और फिर उसको री एक्सपोर्ट करना होता है, तो सेक्शन 62 में जैसे कि रीपेमेंट ऑफ सेल टैक्स एज ए ड्राबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू बिटवीन इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन subject to the such conditions or limitation and may be passed imposed by the board such as modify the amount of tax which shall be repaid as a drawback on such goods and a class of goods, उसको modify भी किया जा सकता है वो goods को अगर कोई करता है, या फिर prohibiting of repayment of tax as a drawback on any such goods or class of goods, किसी goods पे ये मना भी किया जा सकता है कि इन चीज़ों पे ना दिया जाए वापस, ये भी पॉसिबिलिटी है। और वेरिंग द कंडीशन एंड ग्रांट ऑफ ड्रॉबैक और एनी गुड्स एंड क्लास ऑफ गुड्स रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड आफ्टर इम्पोर्टेशन विच द गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड, तो ये किसी के लिए पीरियड को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि इतनी देर के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो ये सारी लिमिटेशंस ड्रॉबैक की हैं। इसी तरह सेक्शन 64 है, सेक्शन 64 है पावर टू डिक्लेयर what goods are identifiable and prohibited drawback in case of specific foreign territory, कि ये बोर्ड के पास पावर है कि कोई स्पेसिफिक टेरिटरी में जो एक्सपोर्ट कर रही हो तो उस पर ड्रॉबैक नहीं भी दिया जाता, कि बाज़ औक़ात जैसे कि हमारे इधर अफ़गानिस्तान में ऐसी सिचुएशन बाज़ औक़ात होती थी कि वो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी और उसको वापस स्मगल कर लिया जाता था, तो इस तरह कुछ टेरिटरीज़ पे जो पाबंदी भी लगाई जा सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट में फॉर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक अपॉन एक्सप्लोटेशन ऑफ गुड्स
आर एनी स्पेसिफाइड गुड्स क्लास ऑफ गुड्स इन एनी स्पेसिफाइड फॉरेन पोर्ट और टेरिटरी। कोई स्पेसिफिक पोर्ट्स पे या इलाके पे कह सकता है कि इस पे ड्रॉबैक नहीं मिलेंगी, जो स्पेसिफिकली वो मोस्टली तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, लेकिन बाज़-औक़ात किसी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि नहीं मिलेगी, जैसे कि टैरिफ की सिचुएशन बन जाती है और किसी को टैक्स हमने वो रिबेट नहीं देनी, हम नहीं चाहते उधर हो, तो इस सिचुएशन में ये चीज़ें बनती हैं। सेक्शन 65 है, एग्जामिनेशन ऑफ टैक्स नॉट लेविड आर शॉर्ट लेविड एज ए रिजल्ट ऑफ जर्नल प्रैक्टिस। एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, या तो नहीं लिया जाता, ये शॉर्ट लेविड किया जाता है। जर्नल प्रैक्टिस कब ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है सेटिस्फाइड दैट इन एडवर्टली एज ए जर्नल प्रैक्टिस कब की जाती है, टैक्स नॉट बिन चार्ज इन एनी एरिया एनी सप्लाई विच वार अदरवाइज टैक्सेबल, जो कि टैक्सेबल हैं लेकिन उसमें हम टैक्स नहीं ले रहे, और अकॉर्डिंग टू द सेड प्रैक्टिस द अमाउंट चार्ज वाज लेस, या फिर हम लेस टैक्स ले रहे हैं, है तो टैक्सेबल उसमें ले नहीं रहे, या फिर लेस ले रहे हैं, दैट शुड एक्चुअली बिन चार्ज, जो कि पहले चार्ज किया जाता था। रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट रिकवर एनी टैक्स प्रायर टू द डेट इट वाज डिस्कवर्ड दैट सप्लाई वाज लायबल टू बी टैक्स, कि जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन को पता नहीं है कि टैक्स लायबल टू बी टैक्स है। द रजिस्टर्ड पर्सन स्टार्टेड पेइंग टैक्स फ्रॉम डेट व्हेन इट वाज फाउंड द सप्लाई वाज चार्जेबल टैक्स, तो जब रजिस्टर्ड पर्सन को पता चलता है कि टैक्सेबल है तो उस वक्त से टैक्स चार्ज हो जाता है। इट में बी नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गज डायरेक्ट दैट टैक्स नॉट लेविड शॉर्ट लेविड एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडवर्टेंस practice shall not be required to paid for the period prior to the discovery of such inadvertent practice। ऐसी प्रैक्टिस से पहले जो है वो डिस्कवर नहीं हो सका। लें जी, ये सेक्शन 66 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो पहले तो कुछ मिसलेनियस इसलिए थे कि किसी स्पेसिफिक के लिए लगते थे, लेकिन 66 जो है इसमें क्या है, रिफंड टू बी क्लेम्ड विद 1 ईयर। ऐसी चीज़ कि आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना था, आप भूल गए, आप क्लेम नहीं कर सके। आपने रिफ़ंड क्लेम करना था, रिफ़ंड क्लेम करना आप भूल गए, आप क्लेम नहीं कर सके। तो लॉ आपको अलाउ करता है कि आप 1 साल तक का रिफ़ंड, वो अंडर सेक्शन 66 आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे और वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ये लॉ आपको अलाउ करता है कि जैसे कि आपने नो रिफ़ंड क्लेम किया है, हैज़ बीन पेड ओवर थ्रू इनवर्डेंस एरर और मिस कंस्ट्रक्शन आर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं किया, क्लेम विद इन द रेलिवेंट पीरियड शैल बी अलाउड टू क्लेम मेड विद इन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं पेमेंट के, और वो आपको मिल जाएगा। किस तरह से कि कमिश्नर जो है रजिस्टर्ड पर्सन, एक प्रोवाइजो है, रजिस्टर्ड पर्सन जो है वेयर डिड नॉट डिडक्ट इनपुट टैक्स विद इन द रेलिवेंट पीरियड द कमिश्नर में आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, यानी कि उसकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जो है सेटिस्फाई होगा कमिश्नर और टैक्स एडजस्टमेंट नहीं हुई और रिफंड नहीं क्लेम किया, तो उस पीरियड का कमिश्नर आपको रिफंड दे देगा। एक और प्रोवाइजर है, फर्दर दैट इन केस वेयर द रिफंड हैज़ बिकम ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिसीजन और जजमेंट, कि कोई डिसीजन आया है एपलेट ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, और उस जजमेंट में जो कोर्ट का है या ट्रिब्यूनल का है, तो पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिनोव फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जो कोर्ट डिसीजन है उसके विद इन 1 ईयर आपने वो रिफंड देना है। एक और प्रोवाइजो है दैट एप्लीकेशन क्लेम फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो जब ये एप्लीकेशन आ गई है तो विद इन 90 डेज जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है और उसका रिफंड दे देना है, या अगर नहीं बनता तो नहीं देना। एक और प्रोवाइजो है दैट अंडर दिस सेक्शन इंसिडेंस द टैक्स हैज़ बीन पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अगर वो टैक्स जो है जो उसने नहीं क्लेम किया वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन हो गया है, जब कंज्यूमर को पास ऑन हो गया तो फिर भी उसको वो रिफंड नहीं मिलेगा। सेक्शन है 67 डिले रिफ़ंड। डिले रिफ़ंड ये होता है कि आपने रिफ़ंड अपना ऑन टाइम क्लेम किया, लेकिन फिर आपको टाइम पे वो मिल नहीं सका। वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, या डिपार्टमेंट का सिस्टम ऐसा था, या डिपार्टमेंट देना नहीं चाह रहा था, या दिया नहीं, तो आपको वो
डिले रिफ़ंड जो मिल नहीं सका, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, वेयर रिफ़ंड ड्यू अंडर सेक्शन 10, मतलब ये एक तो अंडर सेक्शन 10 का रिफ़ंड है, एंड नॉट मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड सेक्शन 10 of the date of filing of the refund, there shall be paid claimant additional amount refund due on him further sum equal to काइबर। तो इसमें क्या होगा कि आपका अगर वो रिफ़ंड डिले है तो डिले रिफ़ंड का काइबर के रेट से डिपार्टमेंट को जो है उसको एक्सेस अमाउंट देनी पड़ेगी, उस अमाउंट से पर एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफ़ंड ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड ऑफर सेट, यानी कि रिफ़ंड देना था, रिफ़ंड उस डेट को नहीं दिया, जब रिफ़ंड नहीं दिया तो देन काइबर के रेट से उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो ये है, देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ क्लेम द रिफ़ंड विच इज़ नॉट एडमिजिबल, अगर वो रिफ़ंड एडमिजिबल नहीं है to him, the provisions regarding the payment of such additional amount shall not apply till the investigation of the claim completed and claim either accepted or rejected, कि जब वो एडमिजिबल नहीं रहा तो उस पे जो इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है तो फिर उस पे नहीं देना बनता, कि जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और फिर कंप्लीट होने के बाद पता चले कि ये रिफ़ंड इसका पेएबल है, तो देन उस डेट से फिर वो काइबर से उसको डिले रिफ़ंड का अमाउंट पे की जाएगी, काइबर रेट से अपनी रिफ़ंड की अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, फर्दर दैट द रिफ़ंड ड्यू इन कॉन्सिक्वेंस इन ऑर्डर टू पास अंडर सेक्शन 66 इज़ नॉट मेड विद इन द 45 डेज ऑफ द सच ऑर्डर, देयर शैल बी पेड क्लेम एडिशनल टैक्स, अगर जो 66 का रिफ़ंड है उसका भी अगर विद इन 45 डेज़ नहीं उसको दिया जाता रिफ़ंड, तो उसमें भी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है काइबर के हिसाब से पर एनम वो दी जाएगी। तो ये भी एक है कि अगर ऑन टाइम रिफ़ंड नहीं होता और रिफ़ंड ड्यू हो गया लेकिन नहीं मिलता, तो फिर जिस तरह से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिया जाता है उसमें तो काइबर प्लस 3% था, तो इसमें काइबर रेट से आपको डिपार्टमेंट देने का मजाज है तो वो देना चाहिए। सेक्शन 67A है, 67A जो है पेमेंट ऑफ रिफ़ंड थ्रू सेल्स टैक्स रिफ़ंड बॉन्ड, कि ये एक कंपनी है रिफ़ंड बॉन्ड की, कि आपका जो रिफ़ंड बन रहा है उसके आपको बॉन्ड्स इशू कर दिए जाएंगे और वो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा, और जब आपने उसको कैश करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 67 के अलावा द सेल्स टैक्स रिफ़ंड पेएबल अंडर दिस एक्ट में बी थ्रू द सेल्स टैक्स रिफ़ंड बॉन्ड बी इशूड बाई द FBR रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी। FBR रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी जो है वो बॉन्ड इशू करेगी, जो कि लिमिटेड कंपनी है और बुक ऑफ एंट्री थ्रू एन एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लाइसेंस होल्डर है, और सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ द सिक्योरिटी एक्ट 2015 की इलाई टू पेमेंट मेड थ्रू द इशुएंस ऑफ चेक और बैंक डेबिट एडवाइस के ज़रिए आपको वो रिफ़ंड दिया जाएगा। दी बोर्ड शैल इशू अ प्रोमेजरी नोट भी इशू किया जा सकता है बोर्ड की तरफ से FBR रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी के रेफर एज कंपनीज अनकॉर्पोरेटेड टू द डिटेल रिफ़ंड क्लेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिफ़ंड। डिटरमिन दैट एज पेएबल ईच इशू ऑफ सेल टैक्स रिफ़ंड बॉन्ड हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अ बॉन्ड एंड द सेम अमाउंट। सब क्लास 3 है, द बॉन्ड शैल बी इशूड इन द वैल्यू मल्टीपल ऑफ 100,000 रुपीज़, 100,000 रुपीज़ के वो बॉन्ड की वैल्यू होगी। बॉन्ड सो इशू शैल बी मेचोरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर का मेचोरिटी पीरियड उसका होगा, एंड शैल बी एनुअल सिंपल प्रॉफिट एट 10%, 10% के हिसाब से उस पर एनुअल प्रॉफिट भी लगेगा। द बॉन्ड शैल बी ट्रेडेड फ्रीली इन द कंट्री एंड सेकेंडरी मार्केट, तो वो जो बॉन्ड है जैसे दूसरी कंपनीज़ के बॉन्ड बाकी बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं, इसी तरह वो बॉन्ड भी जो है फ्रीली ट्रेड होगा या सेकेंडरी मार्केट में भी जा सकता है। बॉन्ड शैल बी अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड कैलकुलेट द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो हैं वो भी उसके अप्रूव्ड हैं। बॉन्ड शैल बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स एंड कोलेट्रल जो हैं उनसे भी किया जाएगा। There shall be no compulsory deduction of zakat against the bond as a shab nabi may pay zakat voluntarily according to shara। तो साहिब निसाब जो करता है ज़कात पे, वो ज़कात भी उस पर जो है
शैल बी नो कंपल्सरी डिडक्शन, कंपल्सरी डिडक्शन नहीं है ज़कात की अगेंस्ट द बॉन्ड एज साहिब नसाब में पे ज़कात वॉलंटरली, अगर वॉलंटरली करना चाहे तो कर दे लेकिन उस पर कटेगी नहीं। आफ्टर द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी द कंपनी शैल रिटर्न द प्रोमिसरी नोट बॉन्ड्स एंड बोर्ड मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर द बॉन्ड। तो जब वो ज़ाहिर है मेच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसकी जो है बॉन्ड्स जो हैं उनको वापस कर दिए जाएंगे। द बॉन्ड शैल बी redeem in manner as may be process subsection before the maturity of the bond along with the simple profit। प्रॉफिट के साथ जैसे कि बाकी बॉन्ड्स का होता है फाइनेंस में, ऐसे ही वो भी मेच्योरिटी और प्रॉफिट के साथ किए जाएंगे। द रिफंड अंडर सबसेक्शन शैल बी मेड इन ऑफरसेड मैनर एंड क्लेमेंट हु ऑप्ट द पेमेंट ऑफ सच मैनर। तो जब रिफंड होगा तो वो अब क्लेमेंट जो है वो अगर बॉन्ड्स लेना चाहे या फिर वो लेना चाहे कैश, वो उसकी मर्ज़ी है। द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज में नोटिफाई प्रोसीजर रेगुलेट इशुएंस रिडेम्पशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड के रिलेटेड जो है वो अगर डिपार्टमेंट चाहे या कोई फेडरल मिनिस्टर की इजाज़त से उसमें कुछ तब्दीली करना चाहता है तो वो तब्दीली ही भी की जा सकती है। तो ये था आज का, इसमें रिफ़ंड का ज़िक्र हुआ, ड्रॉबैक्स का ज़िक्र हुआ, फिर अगर रिफ़ंड लेट होता है तो उस पे जो काइबर रेट से इंटरेस्ट मिलना है उसका ज़िक्र हुआ, और रिफ़ंड के तौर पे जो है वो बॉन्ड्स देने का ज़िक्र हुआ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप फील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि लोग दूसरे भी सीखते रहें आपकी तरह, तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।